हाँ तो बच्चों, कक्षा 10 गणित की पार्ट 1 के तीसरे वीडियो में हम अभ्यास 1 का 5वां सॉल्यूशन देखेंगे। 5वें क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे कैसे करना है। देखो, जो 5वां क्वेश्चन है वो चौथे सवाल के ही तरह है, सेम वैसा ही है, लेकिन वहाँ क्या था, वर्ग था, और यहाँ पर क्या है, घन है। यहाँ पहले सवाल में जो चौथा सवाल है उसमें वर्ग था और इसमें क्या है, घन है। तो हम क्या करेंगे, कैसा सवाल कह रहा है उसी तरीके से अपना आंसर लिखेंगे। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। सबसे पहले हमें किसका यूज करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, a बराबर वी क्यू प्लस आर। और हम ये जानते हैं जो r होता है वो क्या होता है, r की वैल्यू होती है 0 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड लेस देन क्या होती है, b होती है। ओके, तो अब इसके लिए जब हम इस स्टेटमेंट की तुलना इस सवाल से करेंगे जो हमें सवाल में दे रखा है, तो क्या हमें b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर मिलेगा 9। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 9। ठीक, b 9 हो गया, सही है। जब b 9 हो गया तो यहाँ पे इसको रखें तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9 q प्लस r। और r की वैल्यू अब कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 9 तक हो जाएगी, मतलब 9 से कम तक। तो अब r की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आएंगे, इसे समीकरण 1 मानते हैं हम। r की वैल्यू यहाँ से निकल के आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि r की वैल्यू b से क्या होती है, कम होती है, यानी कि 9 से 1 कम हो जाएगी। ठीक, अब r बराबर निकल के आगे हम इसमें क्या करते हैं, हम r की वैल्यू यहाँ पे रखकर, जो समीकरण 1 है वहां पे रखकर हम क्या करते हैं, ये जो कंडीशन दे रखी है इसे बनाने की, इसे बनाते हैं। ठीक, कैसे करना है, हमें घन करके। तो r बराबर 0 पे देखते हैं, पहले r बराबर 0 पर समीकरण 1 से, r बराबर 0 पर समीकरण 1 से, तो क्या आ जाएगा, a बराबर 9q प्लस 0, a बराबर 9q हो जाएगा ये, क्योंकि 0 ऐड करो तो सेम वही डिजिट निकल के आती है। इसका क्या करें, हम घन करें, क्या करें, घन कर दें। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है, घन करने पर, जब घन करेंगे तो घन का मतलब घात 3 करना है हमें, 9 q की घात 3, यानी कि a की घात 3 बराबर 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा q की घात 3। a क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 9 देखो हमें लाना है, तो 9 को ऐसे ही रखा और इसकी गुणा कर ली, 9 81 q की घात 3। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना है, ये जो 9 है वो सेम रहा, इसे क्या बनाना है, हमें m बनाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है का घन किसी पूर्णांक n के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, n लिख दिया। जहां पे हम लिख देंगे, जहां n अन्य पूर्णांक है और जिसकी वैल्यू क्या है, m बराबर 81 9q। समझ में आ रहा है बात इतनी। ठीक, यानी कि जो पहली कंडीशन थी वो हमें मिल चुकी है। अब हमें सेकंड कंडीशन के लिए क्या करना होगा, r बराबर 1 लेना होगा। r बराबर 1 पर कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। ठीक, तो r बराबर इसमें रखें तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9q प्लस 1। इसका क्या करते हैं हम, जब घन करेंगे तो कितना निकल के आएगा, a की घात 3 9q प्लस 1 की घात 3, घन कर दिया ना हमने। तो अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि a प्लस b का होल क्यूब, मतलब a प्लस b की घात 3 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो याद रख लो, a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 3 मतलब 9 q की घात 3 प्लस
b की घात 3 मतलब 1 की घात 3 प्लस 3a, a का मतलब 3a, 3a का मतलब 9q, 3ab 9q इंटू 8 इंटू a प्लस b, 9q प्लस 8। ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें हम, इसको और सॉल्व कर दें। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 9 हमें लाना है, 9 हमें लाना है, तो 9 की 3 बार को कैसे लिखेंगे हम, यानी इससे इस तरीके से लिखेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9 क्यू की घात 3 प्लस 1। अब देखो 9 लाना है ना, अब इसकी क्या करें, ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेंगे। तो करते हैं 9 3 27 गुणा 9, 27 गुणा 9 और क्यू एक यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है, तो घात क्या हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, घात हो गई 2। अब प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस इसके अंदर गुणा करेंगे, 9 क्यू की 1 से गुणा करेंगे तो गुणा आएगी 9 क्यू, क्योंकि 1 से किसी की गुणा करो तो संख्या वही निकल के आती है। अब देखो इसमें देखो +1 हमें लेके आना है, तो +1 यहाँ दिख रहा है, हम क्या करें इसे लास्ट में रखते हैं। 1 की घात 3 बराबर 9 गुणा 9 में 81 क्यू की घात 3 प्लस 9 गुणा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 आ गया ना। यानी कि इन सब में से हमें 9 कॉमन लेके इसे देखते हुए इन सब में से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, बाकी जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर वो क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं बराबर 9 कॉमन ले लिया हमने, 81 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, किसी क्या कहा है n के लिए, पूर्णांक n के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, 1 की घात 3 बराबर बन जाएगा 9m प्लस 1, जहां m बराबर 81 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एक अन्य पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो हमें क्या मिल गया, पहली कंडीशन मिल गई, ये भी दिखा दिया हमने, ये भी दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, दिमाग लगाओ 8 कब आएगा, जब हम 2 की घात 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी कि हम r बराबर 2 समीकरण 1 में रखें, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इसका a प्लस बी का होल क्यू निकालें और इस तरीके से व्यवस्थित करें कॉमन लेके, तो ये हमारा बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तब हमें, यानी कि हमें 3 कंडीशन दिखानी थी, 3 कंडीशन हमने दिखा दी, 3 कंडीशन हमने दिखा दी, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। हमें बराबर 4 5 6 7 8 के लिए कार्य नहीं करना है। ठीक, तो ये जो r बराबर 2 पर है, r बराबर 2 पर समीकरण 1 से, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक, आप इसे करें और ग्रुप में सेंड करें, चेक कराएं इसे, आप तब तक के लिए आप इसे नोट करें। हाँ, तो बच्चों हम एक्सरसाइज जो हमारी पहली अभ्यास थी उसके सभी सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, सवाल तो अच्छा है और ये सवाल बहुत कठिन माने जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ नहीं है। अगर ध्यान से समझना, ध्यान से समझने के बाद आपको लगेगा कि ये सवाल में ही आंसर है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं, जैसे दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, यानी कि यहाँ पे समपूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों की बात की गई है। सम विषम धनात्मक ऋणात्मक हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करें, एक ऐसा पूर्णांक ले लें जिसमें सम भी हो और विषम भी हो। तो माना
धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए धनात्मक है यानी कि ए बराबर धनात्मक का मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 टेस्ट है, आगे ये चलता रहेगा। ठीक, अब हमें बताना क्या है, जो विषम पूर्णांक होते हैं, विषम का मतलब 1 3 5 7, ये विषम हो गए। तो ये जो विषम पूर्णांक हैं इन्हें हमें कैसे लिखना है, इन्हें हमें लिखना है 2q + 1 के रूप में लिखना है। और ये जो सम पूर्णांक हैं इन्हें हमें कैसे लिखना है, 2q के रूप में लिखना है। ठीक, तो आइए इसको लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया। आप देखो जरा ध्यान से समझो, ये जो स्टेटमेंट है हमने किसका पढ़ा है, इसे देख के हमें याद आ रही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। तो उसका हम क्या करेंगे, इसमें उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा bq + r, जहां r क्या है, r हमेशा b से छोटा होता है और 0 से स्टार्ट होकर b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अगर हम इसकी तुलना करें किससे, इसकी तुलना करें इससे, तो हमें पता लगेगा कि q का गुणांक यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे q का गुणांक b। तो q के गुणांक की तुलना करें तो q बराबर कितना आएगा निकल के, यहाँ से यहाँ b बराबर निकल के आ जाएगा 2। सही है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तब a बराबर b मतलब 2q + r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब 2 से छोटी होगी। अभी b कितना हो गया, 2 हो गया। तब r बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 2 से कम तक, यानी कि 2 नहीं लिख सकते हम क्योंकि 2 से कम तक, यानी कि एक 0 मिला और एक 1 मिला। अब हम क्या करें, इसे समीकरण 1 लिख देते हैं। r की वैल्यू इसमें पहले 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, जो हमें चाहिए वो निकल के आ जाएगा। इस तरीके के सवाल इसी तरीके से आपको करने हैं। ठीक, तो r बराबर कितना रखें, r बराबर 0 पर समीकरण 1 से, r बराबर 0 पर समीकरण 1 से a बराबर हो जाएगा 2q + 0, a बराबर 2q। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, इससे जरा ध्यान दो, इसे मतलब इसे क्या करो, इसको ध्यान दो, ये जो समीकरण निकल के आई है इसे ध्यान दो। इसमें क्या है, 2 है। अब 2 से जब इसे काटेंगे तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब जब 2 से विभाज्य हो गया यानी कि ये क्या हो गया, सम हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यह मतलब 2q 2 से विभाज्य है, अतः 2 से विभाज्य है, तो ये कैसा हो जाएगा, 2q सम है। समझा की बात इतनी, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर होगी बात इतनी बच्चों, ठीक है। अब हम r बराबर किस पे देखते हैं, r बराबर 1 पर देखते हैं। r बराबर 1 पर समीकरण 1 से, ठीक, r बराबर 1 पर समीकरण 1 से देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, r बराबर निकल के आएगा 2q + 1। अब इसे जरा देखो, क्या ये 2 से विभाज्य मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन है ही नहीं, जब 2 कॉमन नहीं है तो 2 से विभाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है। तो ये कैसा है, तो ये कैसा है, 2q + 1 विषम है। कैसा हो जाएगा, ये विषम है। सही है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक
कोई भी पूर्णांक हो सकता है। आप देखो इसको समझना कैसे, क्यू बराबर 1 रखें तो कितना आएगा 2 आएगा, सम आ रहा है। क्यू बराबर 2 रखें तो 2 दूनी 4, सम आ रहा है। क्यू बराबर 3 रखो यहाँ पे तो कितना आएगा 2 3 6, वो भी कैसा आ रहा है सम आ रहा है, यानी कि कैसा हो गया ये सम हो गया। यहाँ पे देखो क्यू बराबर 1 रखो, क्यू बराबर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, कैसा हो गया बेसम हो गया। क्यू बराबर 2 रखो, क्यू बराबर 2 रखोगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 1 5, फिर भी सम हो गया। तो इस तरीके से ये जो सम और विषम है वो क्यू के लिए कैसे रूप में लिख सकते हैं 2q और 2q प्लस v के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, नोट कीजिए इसे आप। तो बच्चों ये उदाहरण नंबर 3 लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके का है, उदाहरण नंबर 2 की तरह है। और जो हमने अभ्यास पढ़ी थी उसके प्रश्न संख्या 2 की तरह है, वो भी प्रश्न संख्या 2 की तरह है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे उदाहरण नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था वैसे इसका होना है, लेकिन यहाँ पे सम नहीं बताना है हमारे लिए। यहाँ पे क्या बताना है, केवल और केवल विषम बताना है। ठीक, तो इसको ध्यान से समझो। इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि, इसमें लिखा है कि दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कि कोई भी वैल्यू रखो वो हमेशा क्या है विषम आए। जैसे कि हमने दूसरे उदाहरण में लास्ट में देखा था, जब q रख रहे थे तो 2q 4q 4 6 8 इस तरीके से हमें मिल रहे थे। ठीक, स्टार्ट करते हैं इसे। तो इसमें क्या लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम क्या करते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, ना सम लेते हैं ना विषम लेते हैं, उसे विषम प्रूफ कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरीके के सवाल मिल जाए तुम्हारे लिए, कोई भी सवाल हो, एक किताब का हो या फिर दूसरी किताब का हो या फिर कोई अपने आप बना के दे, तो इसका मतलब हो गया यूक्लिड विभाजन। फिर में तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन फिर में से क्या आ जाएगा निकल के a बराबर VQ प्लस R। ठीक, b क्या होगा यहाँ पे, जब मैंने कहा था इसकी तुलना, जहाँ पे लिख लो पहले, यहाँ ये हर बार लिखना, जहाँ r क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा और b से कम होगा। अब यहाँ पे देखो b की जब इसकी तुलना क्या करोगे तुम, जो सवाल में दे रखा है इससे करोगे, तो जो b निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो b निकल के आ जाएगा। यहाँ पर b कितना हो जाएगा, यहाँ b बराबर हो जाएगा 4। ठीक, जब 4 हो गया तो ये किस रूप में बदल जाएगी, ये बदल जाएगी a बराबर 4q प्लस r के रूप में बदल जाएगी। अब यहाँ पे r की वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ पे r की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 0 से स्टार्ट और 4 से कम। तो r की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 से स्टार्ट करेंगे 4 से कम, यानी कि 1 2 3। समझ में आ गया होगा इतना। ठीक, स्टार्ट करते हैं आगे। अब आगे हम क्या करें, जो ये चीज निकल के आएगी इसे हम क्या लिख लेते हैं, समीकरण 1 लिख लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 लिख लेते हैं इसे हम। अब r बराबर 0 पे, r बराबर 1 पर, r बराबर 2 पर और r बराबर 3 पर एक एक करके क्या करेंगे हम, इसमें रखेंगे r की मान और देखेंगे जो हमें विषम होगा वही काम का होगा। तो r बराबर 0 पर समीकरण 1 से, r बराबर 0 पर समीकरण 1 से जब 0 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा 4q प्लस 0, यानी कि a बराबर 4q हुआ। कि देखो जैसे अभी लिखा था हमने, ये 2 से भाज्य है, तो ये कैसा हो गया, 2 से भाज्य है तो ये हो गया सम। ये हमारे काम का नहीं है। जब ये काम का नहीं है तो r बराबर क्या रखे हैं हम, r बराबर 1 पर समीकरण 1 से,
ए बराबर कितना आ जाएगा निकल के 4q प्लस 1। देखो यहाँ पे क्या दोनों में से कोई दो बाहर आ रहा है। जब दो बाहर नहीं आ रहा है, दो बाहर नहीं आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यह 2 से भाज्य नहीं है। तो ये वाली जो संख्या होगी हमारे काम की हो गई, क्योंकि ये कैसी है, विषम है और हमसे विषम ही पूछ रहा है, पहली चीज। ठीक, अब एक मिल गई हमें लाना कितना है, एक और लाना है 4q प्लस 3। तो इसके लिए हमारे पास अभी 2 बचा है और 3 बचा है। तो r बराबर 2 पर देखते हैं। r बराबर 2 पर समीकरण 1 से r बराबर कितना आएगा, ये 4q प्लस 2। अब यहां से देखो, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन लेंगे। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 आ जाएगा, यानी कि 2 आएगा यहाँ पर, और 2 एकम यानी कि यहाँ पर 1 आएगा। अब ये 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आने का मतलब ये 2 से भाज्य हो जाएगा। जब ये 2 से भाज्य हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक, ये हमारे काम का नहीं है, बॉक्स मत कर लगाओ। तो ये हो गया सम, हमें चाहिए विषम। तो लास्ट हमें क्या बचा, 3 बचा। r बराबर 3 पर समीकरण 1 से तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3। क्या इसमें हमें 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यानी कि एक ये चीज हमारे काम की आई और एक ये चीज हमारे काम की आई। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे आगे हम लिखेंगे अतः। अब देखो यहाँ पे q का कोई भी मान रखो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखो, q बराबर 1 रखो, तो 4 एकम 4 और 1 5। कैसी संख्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। 2 रखो, q बराबर 4 दूनी 8 और 1 9। कैसी संख्या मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। क्योंकि आप कोई बड़ा मान रख दो, 15 रख दो, मान लो 15 चौका 60 और 1 61, 2 से नहीं कटेगा ना, तो ये कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अतः q के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए नहीं, धनात्मक पूर्णांक के लिए, क्योंकि वहां एक वर्ड दे रखा है सवाल में, जहां q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए ये लाइन लिखना जरूरी होती है। धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होगा, ये के लिए 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक के रूप का होगा। ठीक, तो उदाहरण नंबर 3 हो गया। अब एक लास्ट उदाहरण बचा है, उदाहरण नंबर 4। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपनी फंडामेंटल थ्योरम। ठीक, तो आप इसे नोट कीजिए। देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 4 है, जो कि एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, या फिर जो किताब में दे रखे हैं इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न वे आ जाए। जो वो पेपर बनाने वाला है वो अपने हिसाब से भी क्वेश्चन को सेट कर सकता है। ठीक, तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट होगा, जो इस सवाल में मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना, उसे ध्यान से सुनना और नोट करके लिख लेना। उस कॉन्सेप्ट को लेके, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को लेके बात करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट से इस प्रकार के प्रश्न को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सरल सवाल होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना। इससे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या कैसी रहे, समान रहे, तथा यह डेयरियां बर्फी की प्राप्ति न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जाएंगी। अब मान लो, पहले यहाँ पे जो दे रखा है उसे नोट कर लेते हैं। उसे क्या कर लेते हैं हम, नोट कर लेते हैं।
काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां कितनी है भैया? काजू की बर्फियां कितनी है? 420। ठीक। और बादाम की, बादाम की कितनी है? बादाम की बर्फियां हैं 130। अब इन्हें एक ट्रे में सजाना है, तो एक ट्रे हम बना लेते हैं, सही है, परात एक बना लेते हैं हम। अब तुम बताओ कि इसमें किस तरीके से हम रखें, बर्फियों को ऐसे रखें या फिर ऐसे रखें जिससे कि ये परात जो है वो कम गिरे। तो अगर हम ऐसे रखते हैं तो काजू की जो एक लाइन में रखने की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और स्थान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से बर्फियों को रखें तो बर्फियां ज्यादा भी आएंगी और जो परात का स्थान है वो कम घेरा जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी कि ये तरीका हो गया। अब ये इस तरीके में बर्फियों की संख्या कैसी आ रही है? ज्यादा आ रही है। क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। अर्थात यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकला, मैंने कहा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ये निकला कि जब भी अधिकतम संख्या की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए? अधिकतम संख्या। यहाँ क्वेश्चन को घुमा के रखा है इस न्यूनतम स्थान, ठीक है, तो हमें न्यूनतम स्थान को देखना है कि किस तरीके से बनेगा। न्यूनतम स्थान जब बनेगा जब बर्फियों की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि अधिकतम होगी। तो जहां पर भी अधिकतम संख्या निकालने के लिए आ जाए वहां हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड महत्तम समावर्तक, HCF निकालेंगे। यानी कि हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा HCF किसका? 420 और 130 का। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो HCF देखो, अब हमने HCF निकालना अभी तक 10th में, मतलब इससे पहले क्लासों में हमने गुणनखंड विधि से सीखा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में भी सीखेंगे। लेकिन अभी हमने जो सीखा है उसी का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन त्रिमेय का इसमें उपयोग करने के लिए हमसे कहीं नहीं कहा गया है, जो कि हम उस विधि से उसको उपयोग करके हम इसे करें। लेकिन मेरी उम्मीद यही होगी कि आप उसी विधि से करें ताकि आपकी वो विधि कैसी रहे? रिवाइज होती रहे, याद रहे। तो मैं चाहूंगा आप उस विधि से करें, मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे कराता हूँ। तो 420 का फैक्टर कितना हो जाएगा? अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 ऐसा ही, फिर 2 से काट, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब एक के बाद 2 डिजिट एक साथ कर देंगे तो बीच में क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। 5 आ रहा है आखिर में, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 420 के गुणनखंड हो गए। अब किसके गुणनखंड करना है हमें? 130 के। अब किसके करना है? 130 के गुणनखंड करना है। तो डायरेक्ट देखो 13 अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट 13 से काट देते हैं। 13 ढाई 130, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब हम क्या करें? अब हम करते हैं इनके गुणनखंड इनके सामने लिख लेते हैं, जिससे कि हमें HCF लेने में कोई दिक्कत ना हो। HCF मतलब कॉमन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो 420 को हमने लिख लिया। 420 किस रूप में आया? देखो, बढ़ती हुई संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना। 2 4 3 5 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया। ठीक, अब इसे देखो 130 के कैसे आ जाएंगे? 2 गुणा 5 गुणा 13। इसमें देखो कॉमन क्या क्या चीजें हैं। कॉमन दोनों में, कॉमन एक ये है और एक कॉमन ये है। तो जो भी कॉमन हो वो हमें क्या देते हैं? HCF देते हैं। 2 कॉमन है तो एक बार लिख लिया, 5 कॉमन है तो एक बार लिख लिया, यानी कि 10। क्या पूछा है इन्होंने? इस काम के लिए प्रत्येक घेरे में कितनी बर्फियां होनी चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? अतः न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए, न्यूनतम क्षेत्रफल